नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल में बुआई के समय डाली गई खाद केवल पौधे को जमने और शुरुआती कल्ले फूटने तक ही ताकत देती है, लेकिन असली पैदावार का फैसला 40 से 45 दिन की अवस्था पर होता है, जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं। अक्सर हमारे किसान भाई पहली सिंचाई पर तो पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन दूसरी सिंचाई को हल्के में ले लेते हैं, और यही वो गलती है जो आपकी पैदावार को 20 से 25% तक कम कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में पड़ोसी के मुकाबले बालियां ज्यादा लंबी आएं, दाना मोटा हो और फसल गिरने से बची रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक फॉर्मूले की जो कृषि वैज्ञानिक और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने वाले प्रगतिशील किसान दूसरी सिंचाई के दौरान अपनाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम खेती किसानी से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट न जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर लिखकर बताएं कि इस बार आपने अपने खेत में गेहूं की कौन सी वैरायटी लगाई है और आपकी फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि हमारे किसान भाई किन किस्मों पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई का समय आमतौर पर बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद आता है, और ये वो समय होता है जब फसल कल्ले फूटने वाली अवस्था यानी टिलरिंग स्टेज से निकलकर गांठ बनने वाली अवस्था यानी जॉइंटिंग स्टेज की तरफ बढ़ रही होती है। इस समय पौधे के तने के अंदर बालियों का निर्माण सूक्ष्म रूप में शुरू हो चुका होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्राइमोर्डिया इनिशिएशन कहते हैं। इस नाजुक वक्त पर पौधे को सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक संतुलित आहार की जरूरत होती है। यदि इस समय पौधे को सही पोषण नहीं मिला तो तना कमजोर रह जाएगा, बालियों में दानों की संख्या कम होगी और भविष्य में तेज हवा चलने पर फसल गिरने का खतरा बना रहेगा। इसलिए दूसरी सिंचाई के समय खाद का चुनाव करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, जिसकी पूर्ति हम यूरिया के माध्यम से करते हैं। दूसरी सिंचाई पर यूरिया देना अनिवार्य है, लेकिन इसकी मात्रा और देने का तरीका बहुत मायने रखता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की फसल को अपने पूरे जीवन चक्र में जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उसका बचा हुआ हिस्सा हमें इसी समय देना होता है। आमतौर पर प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया दूसरी सिंचाई के समय डालना पर्याप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने बुआई के समय और पहली सिंचाई में यूरिया की मात्रा ज्यादा दे दी है, तो इस समय इसे थोड़ा कम किया जा सकता है। यूरिया पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है और पौधा गहरा हरा दिखाई देता है। लेकिन केवल यूरिया डालना ही रिकॉर्ड पैदावार की गारंटी नहीं है। यूरिया के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपको दूसरी सिंचाई में डालना चाहिए और जिसे अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, वो है सल्फर। सल्फर को गेहूं की फसल के लिए चौथा प्रमुख पोषक तत्व माना जाता है। ये न केवल पौधे में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, बल्कि ये मिट्टी की संरचना को सुधार कर नाइट्रोजन यानी यूरिया की कार्यक्षमता को भी बढ़ा देता है। अगर आप यूरिया के साथ सल्फर मिलाकर डालते हैं, तो पौधा यूरिया को ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है। इसके अलावा सल्फर एक बेहतरीन फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड का भी काम करता है, जो इस मौसम में लगने वाले शुरुआती फंगस रोगों से पौधे को बचाता है। आपको प्रति एकड़ 3 से 4 किलोग्राम 80% या 90% वाला WDG सल्फर या फिर 5 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। बेंटोनाइट सल्फर धीरे धीरे घुलता है और लंबे समय तक फसल को पोषण देता रहता है, जिससे बालियों में दाना भरते समय भी पौधे को ताकत मिलती रहती है। अब एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और वो है मैंगनीज की कमी। अक्सर दूसरी सिंचाई के आसपास किसानों को गेहूं के पत्तों पर हल्के पीले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं या पत्तियां बीच से टूटकर लटकने लगती हैं। किसान भाई इसे नाइट्रोजन की कमी समझकर और ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, जो कि गलत है। ये मैंगनीज की कमी के लक्षण हैं, जो खास तौर पर रेतीली या हल्की जमीनों में या उन खेतों में जहां धान गेहूं का फसली चक्र लगातार अपनाया जा रहा है, वहां ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपके खेत में भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो जमीन में खाद डालने के बजाय आपको मैंगनीज सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए 1 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। याद रखें, मैंगनीज की कमी को मिट्टी में खाद डालकर पूरा करना मुश्किल होता है, इसलिए इसका पर्णीय छिड़काव यानी फोलियर स्प्रे ही सबसे कारगर उपाय है।
एक और तत्व जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है वो है जिंक। हालांकि जिंक का प्रयोग बुआई के समय या पहली सिंचाई पर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने अब तक अपनी फसल में जिंक नहीं डाला है तो दूसरी सिंचाई आखिरी मौका है जब आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। जिंक पौधे में ऑक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, जो पौधे की लंबाई और विकास को नियंत्रित करता है। अगर इस समय जिंक की कमी रह गई तो पौधे की बढ़त रुक जाएगी और पत्तियां छोटी रह जाएंगी। अगर आप यूरिया के साथ जिंक मिला रहे हैं तो 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ या 21% वाला जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। फास्फोरस वाली किसी भी खाद जैसे डीएपी या एनपीके के साथ जिंक को कभी न मिलाएं। चूंकि दूसरी सिंचाई में हम आमतौर पर फास्फोरस नहीं देते, इसलिए यूरिया के साथ जिंक मिलाना सुरक्षित है। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो अपनी फसल में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, यानी वे ग्रोथ प्रमोटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाजार में कई तरह के बायोस्टिमुलेंट्स और ग्रोथ प्रमोटर्स उपलब्ध हैं, जैसे कि सागरिका, बायोवीटा या ह्यूमिक एसिड। दूसरी सिंचाई के समय ह्यूमिक एसिड का प्रयोग एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला हो सकता है। ह्यूमिक एसिड कोई खाद नहीं है, बल्कि ये मिट्टी में पड़े अघुलनशील तत्वों को घोलकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ये जड़ों का विकास यानी रूट डेवलपमेंट तेजी से करता है। जब जड़ें गहरी और घनी होंगी तो पौधा मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्व उठा पाएगा और आंधी तूफान में गिरेगा नहीं। 98% वाला ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में कोटिंग करके डालने से चौंकाने वाले परिणाम मिलते हैं। ये विशेष रूप से उन खेतों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां मिट्टी थोड़ी सख्त है या जहां कार्बनिक तत्वों की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई दूसरी सिंचाई के समय खरपतवार नाशक का स्प्रे भी करना चाहते हैं। यहां एक बहुत बड़ी गलती होने की संभावना रहती है। कभी भी खरपतवार नाशक दवा और पोषक तत्वों का स्प्रे एक साथ मिलाकर न करें। और अगर आप जमीन में यूरिया डाल रहे हैं और ऊपर से खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो दोनों के बीच कम से कम 5 से 7 दिन का अंतराल रखें। खरपतवार नाशक दवाएं पौधे को एक झटका देती हैं, और अगर उसी समय हमने बहुत ज्यादा यूरिया दे दिया तो पौधा बहुत कोमल हो जाता है और दवा का असर फसल पर उल्टा भी पड़ सकता है, जिससे पीलापन आ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले सिंचाई करें, जब पैर जमने लायक हो जाए तब खरपतवार नाशक का प्रयोग करें और उसके लगभग 1 हफ्ते बाद खाद डालें, या फिर पहले खाद डाल दें और उसके 1 हफ्ते बाद खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। अब सवाल आता है कि क्या हमें दूसरी सिंचाई के समय एनपीके का स्प्रे करना चाहिए? मिट्टी में खाद डालने के अलावा पानी में घुलनशील खादों का स्प्रे आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है और इसके परिणाम भी बहुत शानदार हैं। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है, यानी गांठ बनने की अवस्था शुरू हो जाती है, उस समय एनपीके 19-19-19 या एनपीके 052-34 का स्प्रे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपकी फसल की ग्रोथ सामान्य है तो 19-19-19 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करें। ये पौधे को तीनों मुख्य तत्व बराबर मात्रा में देता है। लेकिन अगर पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है और आपको लगता है कि तना कमजोर है तो आप 052-34 का स्प्रे करें। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। फास्फोरस तने को मजबूत करेगा और जड़ों को फैलाएगा, जबकि पोटाश पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता लाएगा और दानों की चमक बढ़ाएगा। इस अवस्था में पोटाश का एक और बड़ा काम होता है। ये पौधे के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे पाले यानी फ्रॉस्ट और सूखे के प्रति पौधा सहनशील बनता है। सिंचाई की तकनीक पर भी थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। दूसरी सिंचाई करते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस समय तक सर्दी का प्रकोप बढ़ चुका होता है, इसलिए वाष्पीकरण कम होता है। ऐसे में बहुत भारी सिंचाई करने से बचें। खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज्यादा समय तक खड़ा रहा तो जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और पौधे पीले पड़ सकते हैं, जिसे किसान पानी मार जाना कहते हैं। हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहे। भारी मिट्टी यानी काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए वहां पानी कम लगाएं, जबकि रेतीली मिट्टी में सामान्य सिंचाई की जा सकती है। अगर सिंचाई के बाद बारिश की संभावना हो तो सिंचाई को कुछ दिन के लिए टाल देना ही बेहतर है।
एक और महत्वपूर्ण पहलू है बोरॉन का इस्तेमाल। हालांकि बोरॉन का मुख्य काम परागण यानी पॉलिनेशन के समय होता है, लेकिन कुछ किसान भाई गभोत अवस्था यानी बूटिंग स्टेज के करीब पहुंचने पर इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगर आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो अभी दूसरी सिंचाई पर तो नहीं, लेकिन इसके बाद आने वाली तीसरी सिंचाई या गभोत अवस्था पर बोरॉन का इस्तेमाल जरूर दिमाग में रखें। फिलहाल दूसरी सिंचाई पर आपका पूरा फोकस पौधे के ढांचे को मजबूत करने पर होना चाहिए, जिसके लिए नाइट्रोजन, सल्फर और जिंक की तिकड़ी सबसे बेहतरीन काम करती है। संक्षेप में समझें तो दूसरी सिंचाई पर आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 40-45 किलो यूरिया लेना है। इसमें आपको 3 से 4 किलो सल्फर WDG मिलाना है। अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट मिलाएं, और अगर जड़ों का विकास कम लग रहा है तो आधा किलो ह्यूमिक एसिड मिलाएं। इन सब को अच्छी तरह मिलाकर छिड़काव कर दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। ये कॉम्बिनेशन आपकी फसल को वो सारी ताकत देगा जिसकी उसे इस क्रिटिकल स्टेज पर जरूरत है। ये न केवल फुटाव को स्थिर करेगा बल्कि तने की मोटाई भी बढ़ाएगा। याद रखें, पतला तना कभी भी भारी बालियों का वजन नहीं उठा सकता, इसलिए अभी से तने को मजबूत करना ही बम्पर पैदावार की नींव है। खेती में लागत का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो फॉर्मूला हमने बताया है वो बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। बाजार में मिलने वाले महंगे टॉनिक और जादुई उत्पादों के चक्कर में पड़ने के बजाय अगर आप इन बेसिक पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाकर प्रयोग करेंगे तो आपकी खेती की लागत कम होगी और मुनाफा ज्यादा। रिसर्च बताती है कि सही समय पर सही खाद देने से उत्पादन लागत में 15% तक की कमी और उत्पादन में 20% तक की वृद्धि की जा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर खेत की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता अलग होती है, इसलिए जो मात्रा हमने यहां बताई है वो एक सामान्य मानक है। अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है तो उसके अनुसार खाद की मात्रा में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। अपनी फसल पर लगातार नजर रखें। सुबह के समय खेत का चक्कर लगाएं और देखें कि क्या किसी तरह के कीट या बीमारी के लक्षण तो नहीं है। एक जागरूक किसान ही एक सफल किसान होता है। दूसरी सिंचाई आपकी फसल के भविष्य को तय करने वाली एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस पर संभल कर कदम रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और इस बार आप गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने में सफल होंगे। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।